मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 7 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय मां काल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 8 देख लो, यहां पर बताया गया है, दर्शाइए कि बिंदु ए, वी और सी संरेख हैं और बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 8 में 2 आंतरछेद आपको बताना है। पहले आपको सिद्ध करना है बिंदु ए, वी और सी संरेख हैं, बाद में आपको अनुपात ज्ञात करना है। अगर हम बात करें आपसे, प्रश्नावली हम पढ़ा भी चुके हैं, पहले आपको समझ लेना है, उसके बाद प्रश्न 8 को हल करवाएंगे। तो 10 अगर हम 3 की बात करें, आपने प्रश्न 16 हल किया था ना, जो यहां पे बता रहे हैं संरेख के लिए बता रहे हैं, समझ लेना है। उसके बाद प्रश्न 8 को लगवा देंगे। तो संरेख में हमने आपको कितने मेथड बताए थे? पहला मेथड और दूसरा मेथड। अगर हम बात करें पहले मेथड की, तो सदिश रूप से, मेरे प्यारे बच्चों, सदिश रूप से हमने क्या किया था? बिंदु संरेख सिद्ध किए थे। और दूसरे मेथड में हमने आपको बताया है कार्तीय रूप से। तो 2 मेथड आप सीख चुके हो। प्रश्न 16 में प्रश्नावली 10.3 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमसे अनुपात ज्ञात करवाया है और सिद्ध करवाया है। एक ही मेथड में दोनों आंतरछेद बता देना है। देखो कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो प्रश्न 8 के लिए तीसरा मेथड आपको यूज करना है। बताते हैं तीसरा मेथड कहां से आया है? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र का जब हम यूज करेंगे, 2 होते हैं, अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन। तो विभाजन सूत्र से क्या होगा? अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा और ये बिंदु ए, वी और सी संरेख ये भी सिद्ध हो जाएंगे। बिंदु ए, वी और सी कैसे संरेख सिद्ध हो गए हम आपको बता देते हैं। मौखिक अनुपात बराबर निकलेंगे। क्या निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अनुपात बराबर निकलेंगे। तो बता देना है बिंदु संरेख हैं और अनुपात भी यहां पे ज्ञात हो जाएगा। तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 मेथड पहले ही आप सीख चुके हो। तो मेथड 3 का तभी यूज करना है जब साथ में आपको अनुपात भी पूछ दे और बिंदु भी संरेख आपको सिद्ध करवाए। तो तीसरे मेथड से दोनों आंतरछेद निकल आते हैं। ये हम आपको समझा रहे थे उतनी देर से। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 8 डाल लेना है और बताते हैं कैसे आपको मेथड तीसरा यूज करना है। प्रश्न 8 में मार्कर ले लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और गर्दा यहां पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैथवाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रश्न 8 का हल। जो मेथड 3 यहां पे लेंगे, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 2 बिंदु ज्वाइंट करना है। ठीक है ना? ज्वाइंट कर लिए। देखो यहां पर बताया है V द्वारा AC को विभाजित किया है। बिंदु B ने AC को विभाजित किया है। तो यहां पर A और C आपको डाल देना है और बीच में आपको क्या करना है? यहां पे B डाल देना है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा गया है जो B बिंदु है इसने AC को विभाजित किया है। विभाजित का मतलब बांटना। ठीक है? यहां पर और यहां पर इसको बांट दिया। यही अनुपात आपको ज्ञात करना है।
तो इसको हम क्या ले लेंगे, m1 ले लेंगे और इसको m2 ले लेंगे। और जो बिंदु दिए गए हैं उनको आपको लिख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम ये भी बता चुके हैं आपको, बिंदु जो दिए गए हैं दिक् अनुपात भी बोलते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 - 2 - 8, इसको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। तो लिख लो 128। जो आपको हम समझाएंगे यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि मेथड तीसरा अभी तक हमने यूज नहीं किया है संरेख के लिए, इसीलिए संरेख के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात भी पूछा गया है। तो जब अनुपात पूछ ले तो ये मेथड आपको यूज करना है, संरेख भी सिद्ध हो जाएगा और अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा। अब बी लिख लो यहाँ पे 5 0 - 2। अब सी के दिक् अनुपात लिख लो 11 37, ठीक है ना। और पिछली क्लास में हम ये भी बता चुके हैं कि आपको प्रश्न में या फिर उदाहरण में बिंदु या शीर्ष आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो हर एक बिंदु का आपको स्थिति सदिश निकालना है। देखो कैसे, इसके आसपास आपको मूल बिंदु ले लेना है O, क्योंकि स्थिति सदिश उसी को बोलते हैं जिस बिंदु का पहला जो होता है, जिस बिंदु का पहला बिंदु मूल बिंदु होता है उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, मूल बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर बिंदु से सदिश लिखना है। देखो 1 है तो i कैप लिख देना है, -2 है तो -2j कैप लिख देना है, -8 है -8k कैप लिख देना है। तो वेक्टर OA हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 0 - 2 है तो वेक्टर OB का आपको क्या लिखना है, स्थिति सदिश। तो देख लो 5i कैप प्लस का 0j कैप और -2k कैप, वेक्टर OB हमने पता कर लिया। अब इसके बाद में आपको वेक्टर OC पता करना है, यहां से दिक् अनुपात है, ठीक है। तो 11i कैप प्लस का 3 है तो प्लस का 3j कैप प्लस का 7 है प्लस का 7k कैप। ऐसे करके हर एक बिंदु का आपको स्थिति सदिश लिख लेना है। तो 3 बिंदु थे, तीनों बिंदु का हमने स्थिति सदिश लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है, पूछा भी गया है। और अनुपात अगर समान आ जाते हैं तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। अब आपको पता है कि विभाजन सूत्र में 2 होते हैं, एक अंतः विभाजन और दूसरा क्या होता है, बाह्यता विभाजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा फार्मूला लगाओगे, हम आपको बताते हैं। जब प्रश्न में ना बताया जाए कि अंतः की बाह्यता का लगाओ, जब प्रश्न में ना लिखा हो अंतः बाह्यता, तो आपको अंतः का ही फार्मूला लगाना है, प्लस का ही लगाना है, ठीक है। अब यहां पे लिख लो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन करने वाले, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु, ये बीच में क्या है, B है, V का स्थिति सदिश। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, विभाजन। तो आप लिख सकते हो, विभाजित भी लिख सकते हो, चाहे विभाजन लिखो चाहे यहां पे विभाजित लिखो, एक ही बात है। अब वेक्टर हम ले लेंगे OB, ठीक है ना, यहां से शुरुआत करना है। और आपको पता है अंश में कैसे लिखा जाता है, m1 अनुपात आपको दिख रहा है तो m1 के सामने वाली भुजा जो आपको दिख रही है, m1 का उसी में गुणा कर देना है। तो m1 के सामने क्या भुजा है, आपको दिख रही है, वेक्टर OC। तो m1 का हम वेक्टर OC में गुणा करेंगे। फिर आपको पता है अंतः में यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। अब यहाँ पे देख लो m2 है तो m2 आपको लिख लेना है, m2 के सामने जो आपको भुजा दिख रही है, m2 के सामने जो भुजा दिख रही है
m2 का उसी में गुणा कर देना है। तो हमको वेक्टर OA में m2 का गुणा कर देना है और नीचे आपको जोड़ लेना है ये जो अनुपात आपको दिख रहे हैं m1 प्लस m2। ठीक है, अब वेक्टर OB का स्थिति सदिश आपको यहाँ पे लिख लेना है, वेक्टर OC का स्थिति सदिश यहाँ पे लिखना है, वेक्टर OA का स्थिति सदिश यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 5 0 -2 5 फिर 0 फिर माइनस का 2, ठीक है ना। 502 से आपने स्थिति सदिश लिख लिया है। अब बराबर देख लो, तो m1 वेक्टर OC यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। 11 37 से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 11 37 से लिख देना है। अब इसके बाद में आपको m2 को एटीटीज लिख लेना है, ठीक है। ये तो हमें ज्ञात करना है अनुपात। वेक्टर OA देख लो यहाँ पे 128, तो यहाँ पर 128 से लिख लेंगे स्थिति सदिश, ठीक है। अब इसके बाद में अपान में आपको क्या करना है, m1 प्लस m2 लिख लेना है। अब इसका क्रॉस इंटू करेंगे, फिर उसके बाद i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे और अनुपात निकालेंगे। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको पता है वेक्टर का अलग फंडा है तो अलग से ही आपको सीखना है। सिंप्लीफिकेशन वाले नहीं प्रश्न है जो लिख के और उड़ा दिया गर्दा। तो यहाँ पे आपको समझना है, जब गुणा करेंगे तो m1 प्लस का m2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 i कैप 502 से लिख लो सदिश, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब बराबर देख लो, m1, ठीक है ना, 11 37। मेरे प्यारे बच्चों पहले तो ऐसे ही नोट कर लो, फिर आपको बताएंगे कैसे लिखना है। 11 37 से लिख लिया ना। अब m2 128 लिख लो, लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर के उस तरफ i कैप j कैप k कैप एक एक बार लिखना है, बराबर के इस तरफ भी i कैप j कैप k कैप एक एक बार लिखना है। तो देखो हम आपको बताते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर i कैप है 5 का गुणा कर दो, तो हमने 5 का गुणा कर दिया, तो m1 प्लस m2 i कैप, ठीक है ना। अब 0 का गुणा कर दो, जब आपने इसमें 0 का गुणा किया, ठीक है ना, अभी 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 0 का आपने गुणा कर दिया, चाहो तो 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 j कैप, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 2 m1 प्लस का m2 k कैप। अब बराबर में ऐसे ही लिखना है आपको, जैसे बराबर के मेरी तरफ आपने लिखा है, सेम टू सेम बराबर के उस तरफ भी लिखना है। आई कैप जे कैप और के कैप एक एक बार। तो यहाँ पर हमने देखा 11 m1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से कितना मिल गया, प्लस का m2 मिल गया। कहने का मतलब है आई कैप कॉमन ले लिया। जब आई कैप कॉमन ले लिया, ऐसे ही आपको जे कैप भी कॉमन लेना है। तो देख लो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3m1 और यहाँ से माइनस का 2m2। थोड़ा इसको हम रफ करेंगे, स्पेस नहीं है, आपको समझना है। तो यहाँ से क्या मिला 3m1 और यहाँ से क्या मिला माइनस का 2m2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का k कैप कॉमन ले लेना है। अब आपको यहाँ पे गुणांक उठा लेना है, 7m1 मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 8m2 मिल जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ी इंक भी फैल रही है, तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे हल करवाएंगे। इतना आप लोग तब तक नोट करो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, गुणांक, यहाँ पे क्या लिखना है, गुणांक आई कैप कामा जे कैप व के कैप की तुलना से, तुलना आपको करना है।
तो कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। ऐसे करके दो खड़ी खड़ी लाइनें आपको कर लेना है। यहाँ पर आई कैप के गुणांक बराबर करना है, यहाँ पर जे कैप के गुणांक बराबर करना है, यहाँ पर के कैप के गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ से मिल जाएगा 5m1 प्लस का m2 बराबर, यहाँ पे देख लो 11m1 प्लस का m2। तो बराबर आपको लिखना पड़ेगा 11m1 प्लस का m2, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको जे कैप के गुणांक बराबर करना है। यहाँ पे 0 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर के उस तरफ यहाँ पे देख लो 3m1 माइनस का 2m2। अब के कैप का गुणांक देख लो, यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अलग अलग करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर स्पेस होता तो जो हमने आपको बताया वैसे ही लिखना है। आपकी कॉपी पे स्पेस होगा तो जैसे बताया है ना वैसे लिखो। अगर कॉपी पे स्पेस नहीं है तो अलग अलग हल करो, ठीक है ना। आई कैप के लिए जो अनुपात निकलेगा वही जे कैप के लिए निकलेगा, वही के कैप के लिए निकलेगा। तो संरेख क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का गुणा करेंगे 5m1 प्लस का 5m2 बराबर 11m1 प्लस का m2। अब m1 के जो पद हैं एक तरफ लिखना है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। इसको उस तरफ लेके चलो तो m2 माइनस का 5m2, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6m2 बराबर यहाँ से माइनस का 4m2 मिलेगा। अब इसको हम रफ करेंगे, आप लोग इतना नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम m1, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों m1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी m1 आपको लिख लेना है। तो अगर m1 अपान m2 निकालते हैं तो m2 का m1 में भाग लगा -6 का -4 में भाग लगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। कितना आ गया 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुपात क्या निकला, m1 अनुपात m2 बराबर 2/3। ये आई कैप के जब गुणांक बराबर किए ना तब इतना अनुपात निकला है। अब आपको जे कैप के गुणांक बराबर करना है, तो बराबर के इस तरफ आपको पता है क्या था, 0 था। बराबर के उस तरफ यहाँ से देख लो 3m1 माइनस का 2m2, ठीक है ना। तो m1 को जब इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 2m2। तो मेरे प्यारे बच्चों m1 अपान m2 माइनस का 2/3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m1 अनुपात m2 कितना निकला 2/3, ठीक है ना। तो जब आई कैप के गुणांक बराबर किए तो अनुपात इतना आया, जे कैप के गुणांक बराबर किए तो इतना आया, और इतना ही निकलेगा के कैप का जब गुणांक बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको रफ करेंगे। अब आपको इसके आगे लिखना है। देखो इतना क्यों कर रहे हैं आपको रीजन बताते हैं। जैसे उसने अनुपात पूछा था तो अनुपात तो यही ज्ञात हो गया, लेकिन अनुपात हम बार बार क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं हमको पहली आंसर शीट बताई गई है, सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी और सी संरेख है। तो संरेख के लिए हमने आपको पहले ही बताया मौखिक कि विभाजन सूत्र का यूज करके अनुपात बराबर निकालना पड़ते हैं। यही तो मेथड 3 है। 2 मेथड आप सीख चुके हो ना, प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 16, मेथड 3 और सीख लेना है संरेख का। ये तब मेथड यूज करते हैं जब अनुपात भी साथ में पूछा जाता है। तो अनुपात तो निकल ही गया है, लेकिन हम बार बार अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकालना है हमको संरेख भी सिद्ध करना है। अब के कैप का गुणांक देख लो, यहाँ पे 7m1 माइनस का 8m2। अब बराबर के इस तरफ हम रफ कर चुके हैं, तो देख लेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लो ये मिल जाएगा आपको बराबर के मेरी तरफ माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 2 m1 और प्लस का m2। अब इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। आपको इतना नोट कर लेना है,
क्योंकि हम रफ कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर हमें वहाँ से देखना पड़ा। तो माइनस का 2m1 इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, माइनस का 8m2 इसको उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 2m2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे m1 और m1 वाले एक तरफ कर लिए, m2 वाले एक तरफ कर लिए, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, माइनस का 9m1। उस तरफ देख लो 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 6m2 मिल जाएगा। यहाँ से निकालो m1 और m2 का अनुपात, तो m1 बटे m2 बराबर माइनस का 6 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल करो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो m1 अनुपात m2 क्या निकला है यहाँ पे 2:3 निकला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अनुपात है और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो 3 बार अनुपात निकाला और तीनों बार क्या निकला, सेम निकला। तो लिख देना है अगर अनुपात समान निकल रहा है तो बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ पे अतः करके लिख दो, दिए गए बिंदु संरेख हैं और बाद में हमसे अनुपात भी मांगा गया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनुपात 2:3। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा समझना पड़ेगा इसे आपको। हमने विभाजन सूत्र का यूज करके हमने दोनों आंसर शीट यहाँ पे निकाली हैं। इस प्रकार का कहीं आपको प्रश्न मिल जाए, संरेख के साथ साथ अनुपात भी पूछा जाए, तो इसी मेथड का आपको यूज करना है और लगा देना है। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थिति सदिश R का ज्ञात करना है। आगे लिखा है यह भी दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बिंदु P रेखा खंड RQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर भी दो आंसर शीट आपको बताना है। पहले आपको R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है, जब प्रश्न में अनुपात दिया जाए तो विभाजन सूत्र का यूज होता है, और यहाँ पर लिखा भी है मेरे प्यारे बच्चों बाह्य, तो इसका मतलब है बाह्यता विभाजन का फार्मूला लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है, अभी जब प्रश्न 8 को हल किया डायग्राम आपने सीखा है, वैसे ही यहाँ पे डायग्राम आपको बना लेना है। तो P हो गया, इसको Q, और यहाँ पर आपको दिया गया है 2 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो Q दिया गया है वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर V। तो आपको पता है यहाँ पर जो ऐसे करके आपने लिखा है बिंदु को, अब इसके स्थिति सदिश आपको पता है कैसे लिए जाते हैं। तो इसके आसपास कहीं पर मूल बिंदु ले लो O, तो P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, R का स्थिति सदिश, और उसने बोला है 1:2 में, मतलब थोड़ी जगह इस तरफ ज़्यादा छोड़ना है, इस तरफ कम, क्योंकि 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे, तो 2 ज़्यादा होता है 1 कम होता है, तो थोड़ी कम जगह यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह आपको ले लेना है, और यहाँ पे R लिख देना है, क्योंकि यही कहा गया है 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का, बिंदु R ने इसको विभाजित किया है इस रेखा को PQ को। तो R का अगर स्थिति सदिश निकालना है तो OR बोलेंगे। ठीक है ना। अब आपको फार्मूला लगाना है, तो लगाने से पहले फार्मूला आपको वेक्टर OP यहाँ पे लिख लेना है, 2 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B, और वेक्टर OQ यहाँ पे लिख लेना है वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाह्य विभाजन या विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो लिख लो बाह्यता विभाजन या फिर विभाजित लिखो, दोनों में से एक को लिख लो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, विभाजित।
तो बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। पहले ये आंसर शीट निकालना है, उसके बाद में जो दूसरी आंसर शीट है बाद में निकालना है। तो यहाँ पे वेक्टर OR ज्ञात करना है। आपको बताया है कैसे लिखना है, अंश में अनुपात उठा लेना है, ठीक है ना। अब इसके सामने जो भुजा होती है उसी में गुणा कर देना है। इसके सामने कौन सी भुजा है, वेक्टर OQ, फिर माइनस, क्योंकि बाह्यता है ना, बाह्यता में माइनस आता है। अब यहाँ पे अनुपात 2 जब ले लिया, अब 2 का गुणा सामने वाली भुजा में करना है। ये ट्रिक है, ये आपको सीखना है। वेक्टर OP में 2 का गुणा करना है। अब आपको पता है हमें घटाना है। कैसे घटाओगे, जो अनुपात यहाँ पे लिखा है ना, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। अब आपको मान रखना है। पहले तो वेक्टर OR एट इट इज लिखना है। 1 का गुणा करो या ना करो, अंतर तो पड़ेगा नहीं। वेक्टर OQ यहाँ से लिख लो, वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B माइनस का 2 वेक्टर OP देख लो यहाँ पे, 2 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B अपान कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। थोड़ा और हल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर OR यहाँ पे देख लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, तो घटाएंगे ना, तो माइनस का 3 वेक्टर A आएगा। यहाँ पे माइनस का 2B वेक्टर और यहाँ पे माइनस का 3B वेक्टर, तो माइनस का 2B वेक्टर और माइनस का 3B वेक्टर, तो माइनस का 5B वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अपान में -1 है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 3 वेक्टर A और प्लस का 5 वेक्टर B। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया, अंश में माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 3 वेक्टर A प्लस का 5 वेक्टर B। ये बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात हो गया। अब बाद में जो कहा गया है सिद्ध कीजिए, इसको हम रफ करेंगे और सिद्ध करवाएंगे। एक तो आंसर शीट आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका पार्ट देख लो, यहाँ पर आपको डाल भी देना है सेकंड पार्ट, फिर आपको डायग्राम बनाना है, जैसा अभी बनाया ना डायग्राम वही बनाना है, लेकिन बिंदु बदल जाएंगे। उसने क्या बोला, बिंदु P जो है रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, तो बिंदु P जो है RQ का बोला है मध्य बिंदु, तो P बीच में रखना है और R जो है यहाँ पे रखना है और Q यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अब आपको स्थिति सदिश सभी के लिख लेना है, फिर बताएंगे आपको क्या करना है यहाँ पे। तो वेक्टर OR अभी निकाला था, 3 वेक्टर A प्लस का 5 वेक्टर B, वेक्टर OP, ये O ले लो मूल बिंदु, P का यहाँ से देख लो 2 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B। अब यहाँ से देख लो Q बिंदु, वेक्टर OQ लिख लो, वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B। इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, जो बीच वाला बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु RQ का है, ये सिद्ध करना है। तो ठीक है, आपको पता है फार्मूला मध्य बिंदु का। अगर हम बात करें जैसे मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य बिंदु, वही लिखो मध्य बिंदु के लिए। पहले हम फार्मूला बताएंगे, उसके बाद बताएंगे करना क्या है। देखो मध्य बिंदु पहले क्या लिखना है, वेक्टर OP बराबर वेक्टर OR प्लस का वेक्टर OQ। मध्य बिंदु में क्या होता है, नीचे 2 आता है, क्योंकि मध्य बिंदु में अगर बात करें अनुपात 1 रहता है, तो लिखते नहीं है, नहीं तो जो अभी अंता या बाह्यता विभाजन का फार्मूला आपने याद किया है उसी से ये निकलता है, लेकिन इसका अनुपात होता है 1:1, तो इसीलिए नीचे जोड़ते हैं। हमको बताया गया है ये P जो है ना बिंदु, ये सिद्ध करना है RQ का मध्य बिंदु है, तो आपको क्या करना है, RHS से लेके चलना है, RHS, क्योंकि वेक्टर OP हमें इतना निकालना है, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इतना निकालना है। तो वेक्टर OR प्लस का वेक्टर OQ अपान 2, इसे लेके चलो। तो वेक्टर OR का स्थिति सदिश लिख लो, तो 3 वेक्टर A प्लस का 5 वेक्टर B, ठीक है ना, प्लस वेक्टर OQ
का स्थिति सदिश वेक्टर ए माइनस का 3 वेक्टर बी अपान में क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा आपको 3 और 1 4 वेक्टर ए मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 5 में 3 जाएगा प्लस का 2 वेक्टर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पर पहले पद में 2 वेक्टर ए आएगा और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर बी है। ठीक है ना, तो प्लस का यहाँ से 2 चला जाएगा, वेक्टर बी बचेगा। अब देखो ये आंसर शीट वेक्टर ओपी की है, यही आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देना वेक्टर ओपी, तो अतः करके आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको हम रफ करेंगे, लास्ट में एक लाइन आपको लिख लेना है अतः, जो यहाँ पे बताया गया है वही लिखो। बिंदु P रेखाखंड, तो देख लो उसके आगे क्या लिखा है, RQ का मध्य बिंदु है। ये कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, पहले उसको पढ़ लो और उसको समझो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। बताया गया है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे दी गई हैं 2, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। भैया मेरे एक मात्रक सदिश आपको पता है, हमें इनका ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है, विकर्ण का ज्ञात करना है और बाद में क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम समांतर चतुर्भुज के लिए। चलो देख लो यहाँ पे डायग्राम। कमेंट आती है बच्चों की, तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने कि डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया करो, तो इसीलिए ये रचा रहे हैं आपके लिए। तो ये जो है पहला शीर्ष आपको ए ले लेना है और दूसरा शीर्ष बी ले लेना है, तीसरा शीर्ष सी ले लेना है और चौथा शीर्ष डी ले लेना है। तो संलग्न भुजाएं आपको पता है क्या होती हैं, पास वाली भुजाएं बोलते हैं, क्रमागत भुजाएं भी बोलते हैं। तो लिख लो 245। तो हम ये ले लेते हैं दोनों, एक ये ले लेते हैं एक ये, आपकी मर्जी, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। तो हमने एक ए बी ले ली और बी सी ले ली संलग्न। तो 245 से आपको सदिश लिखना है। चलो 245 से तो लिख लिया, अब दूसरा सदिश देख लो 123 से लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो 123 से सदिश लिख लेना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर उसने क्या कहा गया है, उसने कहा है कि विकर्ण लेना है, उसका एकमात्र सदिश निकालना है। तो अगर जब हमने वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी 2 संलग्न भुजाएं पकड़ी हैं, तो पकड़ी हैं भैया, इसे ही मिलाना है। ठीक है, बी डी को नहीं मिलाना है, केवल ए सी को मिलाना है। अगर आपने 2 भुजाएं ये वाली ली हैं तो ए सी को मिलाना है, इतना ध्यान रखना है। अगर आपने ये 2 भुजाएं ली होती तो बी डी को मिलाते हैं, चाहे ये वाली 2 भुजाएं ली होती तो बी डी को मिलाते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको पता है ये तीर आपको ले लेना है, ए से बी तक पहुंचे हैं, एक भुजा मिल गई, फिर बी से सी पहुंचे हैं, दूसरी भुजा मिल गई। अब यहाँ पर क्या लगाना है, सदिश त्रिभुज का नियम लगाना है। तो 2 तीर आपको दिख रहे हैं सेम दिशा में, तो एक अपोजिट ले लो, सदिश त्रिभुज का नियम यहाँ पे लगा लेंगे। तो लिख लो सदिश त्रिभुज के नियम से, ये पढ़ा चुके हैं हम, सदिश त्रिभुज का नियम किस में लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं ये। तो आपको पता है 2 भुजाओं के जो तीर होते हैं एक ही दिशा में होते हैं और तीसरा जो है तीर अपोजिट दिशा में मिलता है। जो अपोजिट दिशा में मिलता है उसी से स्टार्ट करते हैं लिखना, वेक्टर ए बी प्लस का वेक्टर बी सी। वेक्टर ए सी का सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर ए बी लिख लो 245 से आपको लिखना है, वेक्टर बी सी 123 से आपको लिखना है सदिश, जोड़ लेना है
3i कैप मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6j कैप मिल जाएगा, प्लस का 2k कैप मिल जाएगा। वेक्टर ए सी का सदिश ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला आपको पता ही है, एन कैप बोलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर सदिश है, इस सदिश का नाम देख लो, इस सदिश का जो नाम है उसी नाम से फार्मूला बनाते हैं। तो वेक्टर ए सी अपान वेक्टर ए सी का मापांक, ठीक है ना। वेक्टर ए सी का सदिश लिख लो, यहाँ पे कितना है 362 मेरे प्यारे बच्चों, 362, ठीक है। और इसी का मापांक निकालना है, पहले लिख लो, बाद में हम मापांक ज्ञात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे एन कैप बराबर, तो देख लो यहाँ पे क्या 362 अपान में देख लो, आपको रूट में गुणांक का स्क्वायर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो एन कैप बराबर 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप अपान में 36 4 40 40 और 9 49। 49 का आपको निकाल देना है बाहर 7, इतना आपको नोट कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एन कैप बराबर, तो 3i कैप मतलब 362 से लिखो सदिश 7 निकलेगा, ठीक है। एन कैप बराबर लघुत्तम आपको वापस दे देना है या फिर यहीं पे छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। किताब का उत्तर चाहते हो तो आपको 3/7 लिखना है और 6/7 लिखना है और 2/7 लिखना है, ठीक है। ये किताब का उत्तर आ गया। तो ये इंक थोड़ी सी फैल रही है, इसको हम रफ करेंगे। जब हमने 7 को बटे में लिखा, 3 के बटे फिर 6 के बटे, ये 7 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 7 है, ठीक है। 6/7 लिखा, 2/7 लिख लिया, तो किताब का उत्तर मैच हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में पूछा गया क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए हमें संलग्न भुजाओं की जरूरत है, तो संलग्न भुजाएं हमको दे दी गई हैं, तो इसको हम रफ करेंगे। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे सेकंड पार्ट। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, सेकंड पार्ट आपको लिखना है, ठीक है ना। ओके, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। पहले आपको क्या करना है, वेक्टर ए बी का सदिश गुणन वेक्टर वी सी के साथ निकालना है। वेक्टर ए बी का वेक्टर वी सी के साथ आपको सदिश गुणन निकालना है, क्योंकि हमें फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब दिक् अनुपात लिख लो, देख लो यहाँ पे पहली भुजा देख लो 245, लिख लो 245। और वेक्टर बी सी क्या है, बाद वाला जो सदिश है ना उसके दिक् अनुपात लिखना है 123। अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो यहाँ पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो आपको चिन्ह पता हो। आई कैप उठा लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस के बाद में 2 पंचे 10 प्लस का हो जाएगा। माइनस का जे कैप उठाना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, 3 दूनी 6 माइनस का मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 मिलेगा। अब प्लस का के कैप उठा लेना है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लिया, 2 का 2 में गुणा करेंगे -4, फिर माइनस के बाद में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4 मीन्स प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिला 22 मिल जाएगा आई कैप, और यहाँ पे 6 5 11 प्लस का 11 जे कैप मिल जाएगा। और वहाँ पे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो 0 के कैप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। हमसे क्या मांगा गया है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पे लिखना है शॉर्ट में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना है, मापांक। यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर वी सी। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, मापांक में वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर वी सी, ठीक है। अब आंसर शीट रखेंगे और उसके बाद मापांक याद करेंगे। तो 22 आई कैप प्लस का
11 J कैप प्लस का 0 K कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 11 आपको निकाल लेना है क्योंकि 11 दूनी 22 होते हैं। तो आगे देख लो, इसको हम रफ करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 11 स्क्वायर तो 11 निकलेगा। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, 484 होता है 121, ओपन नहीं करेंगे नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो 11 अगर गुणे 2 कर लें 22 को और प्लस इसे 11 का स्क्वायर एट इट इज लिख दें। यहाँ पे 11 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, ठीक है। 11 बाहर निकालो और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, इतना निकलेगा। और आपको लिख देना है वर्ग इकाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ग इकाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर डाल दो। देखो 11 नंबर में क्या कहा गया है, दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन। हमें इतनी सिद्ध करना है क्योंकि लिखा है दर्शाइए, इसका मतलब यही है, सिद्ध करना है। तो क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है, 3D में बना लेना है। 3D देख लो, 3D देख लो, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है और इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, z अक्ष बोलेंगे। 3D में ये डायग्राम बना रहे हैं। उसने बोला है, साफ साफ बोला है मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ बोला है कि हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, मीन्स कोज्याय, लेकिन किसकी, सदिश की। तो यहाँ पर एक सदिश हमने ले लिया, ठीक है, वेक्टर OP। अब उसने बोला है कि जो कोण है ना वो समान है, देखो बराबर लिखा है। तो यहाँ से इसने अल्फा बनाया है, ठीक है, यहाँ से इसने बीटा बनाया है, यहाँ से इसने गामा बना लिया। तो गामा बना लिया, ये क्या है, बराबर है, यही बोला है, ठीक है। एक फार्मूला आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये फार्मूला याद होगा, बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। अब आपको ये कोण एक जैसे बना लेना है, बीटा बराबर अल्फा है, गामा बराबर अल्फा है, तो अल्फा के पदों में इसको लिखना है। तो पहला पद एट इट इज, इसको अल्फा लिख लो, बीटा के स्थान पे, गामा के स्थान पे अल्फा लिख लो। तो जोड़ लो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर अल्फा की 1/3 मिलेगा। अब डायग्राम हम रफ करेंगे, मेरे पास स्पेस खत्म हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर 1/3, घात हटाएंगे रूट आएगा ना, प्लस माइनस लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में दिक् कोसाइन बताना है। तो कॉस अल्फा प्लस माइनस अंश में 1 का रूट 1 होता है, √3 एट इट इज लिखना है। तो आपको पता है कि इसको अगर समीकरण डाल दें जो हमने अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बताया है, तो अगर कॉस अल्फा की आंसर शीट इतनी है तो आपको लिख देना है, इसी प्रकार हम बीटा में चेंज कर सकते हैं इस समीकरण को। तो कॉस बीटा की भी आंसर शीट इतनी निकलेगी, कॉस गामा की भी आंसर शीट इतनी निकलेगी। अगर हमने इस समीकरण को गामा के पदों में हल किया तो इतनी ही निकलेगी, ठीक है। अब आपको सदिश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सदिश। जब सदिश ज्ञात हो जाएगा तभी आप दिक् कोसाइन ज्ञात कर पाओगे। तो सदिश के लिए आपको पता है वेक्टर OP बराबर, ये जो होता है ना कॉस अल्फा, ये ऐसे करके लिखना है, कॉस बीटा J कैप, क्योंकि आपको पता है ये हमने क्या किया था, ये सदिश हमने बताया था ये निकालेंगे। तो हमने ये भी बताया था कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो यहाँ से बना है अल्फा, तो भैया यहाँ पर i कैप होता ना x अक्ष पे, ठीक है ना, तो i कैप आ गया यहाँ पे।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बीटा, कोण बाई अक्ष से बीटा बनाया है, तो यहाँ पर क्या होता है जे कैप, तो कॉस बीटा जब लिखा तो जे कैप लिखा, ये सिमेट्री है, ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको पता के कैप होता है जेड अक्ष पे, तो यहाँ से गामा बनाया है, तो तीसरा पद कैसे लिखना है, गामा फिर के कैप, ऐसे करके सदिश लेना है। ये ट्रिक है, ये आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा का मान रखेंगे और कॉस बीटा का मान रखेंगे और कॉस गामा का, तो आपको इतना तो पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्या पता है आपको, यल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है, और एन बराबर क्या होता है कॉस गामा। ये दिक कोसाइन बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तो इस तरफ आपको क्या करना है, यल आई कैप प्लस का एम जे कैप और प्लस का एन के कैप लिख देना है बराबर के मेरी तरफ, उस तरफ मान रख देना है कॉस अल्फा का प्लस माइनस बना पान रूट 3 आई कैप, फिर प्लस माइनस बना पान रूट 3 जे कैप, प्लस माइनस बना पान रूट 3 के कैप, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान रख दिया, क्योंकि ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर होते हैं यल एम एन के, तो इस तरफ एक सदिश बना लिया हमने, क्योंकि ये सदिश और ये सदिश बराबर ही है। अब यहाँ से आपको यल एम एन के मान निकाल लेना है। तो गुणांक की जब हम तुलना करेंगे, गुणांक आई कैप जे कैप व के कैप की तुलना से, तो यल बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, प्लस माइनस बना पान रूट 3, एम बराबर क्या आया, प्लस माइनस बना पान रूट 3, एन बराबर क्या आया, प्लस माइनस बना पान रूट 3। इन्हीं को बोलते हैं दिक कोसाइन। तो लिख लो यहाँ पे दिक कोसाइन, कोसाइन का मतलब पता है आपको, कोसाइन का मतलब कोज्याय बोलते हैं। तो लिख देना है प्लस माइनस कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, बना पान रूट 3 कामा बना पान रूट 3 कामा बना पान रूट 3। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। अब प्रश्न नंबर हम 12 की बात करेंगे। देखो विविध प्रश्नावली के थोड़े से प्रश्न समझने वाले होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, तो समझ लेना है, क्योंकि प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो सरल होते हैं, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं उसको समझना पड़ता है, तो उसके बाद ही हल होते हैं। और विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगाया करो, इससे क्या होता है, दिमाग बढ़ता है। कुछ बच्चे विविध प्रश्नावली के प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, ना ही उसको हल करते हैं। तो मेरे भाई अगर दिमाग को बढ़ाना है तो आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल करना पड़ेंगे, और पेपर में पूछे जाते हैं भाई, विविध प्रश्नावली के प्रश्न भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली के ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, विविध प्रश्नावली के भी पूछे जाते हैं। और सिलेबस पूरा कंप्लीट करो तभी गणित में 100 में 100 आते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों पर लंब है और इतना हमें दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वेक्टर सी का एक सदिश, वेक्टर डी का एक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर लिख लेना है और वेक्टर बी बराबर लिख लेना है। वेक्टर ए का सदिश देख लो 142 से लिखना है, ठीक है, आगे बढ़ो। वेक्टर बी का सदिश देख लो 327। तो वेक्टर ए का सदिश लिखा 142 से और वेक्टर बी का सदिश लिखा 327 से, और वेक्टर सी का सदिश लिख लो यहाँ पे 214 से लिख लो, ठीक है, 214 से हमने वेक्टर सी का सदिश लिख लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, हमें वेक्टर डी का मान ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले क्या बोला है उसने, ये देखो डी जो है, ये डी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम इसको लिख देते हैं, बाद में बताएंगे उसको। वेक्टर सी का अदिश गुणन वेक्टर डी के साथ बराबर 15 दिया गया है, इसे समीकरण 1 डाल लो। और उसने बोला है वेक्टर डी जो है, वेक्टर डी जो है वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों पर
क्या उसने बोला है, डी जो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। तो एक फार्मूला यहां से याद रखना है, लंब है तब वेक्टर डी बराबर लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये मेरे भाई फार्मूला है, याद कर लेना है। बताते हैं कैसे याद करोगे। हमने आपको बताया कि जब दो सदिश होते हैं लंब, तो आप क्या करते हो, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ निकाल देते हो 0। लेकिन यहां पर दो सदिश किस पे लंब हैं, वेक्टर डी पे हैं, तो ये फार्मूला होता है। जब दो सदिश होते हैं लंब वेक्टर डी पे, दो सदिश तीसरे सदिश पर लंब है, तो ये फार्मूला होता है, रट लेना है। ठीक है, अब हमको यहीं से क्या करना है, वेक्टर डी का सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर वी यहाँ पे साड़ी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 9। थोड़ा देख लो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मान निकालेंगे तो आई कैप, जे कैप और के कैप। पहली पंक्ति लिख ली ना। अब दूसरी पंक्ति वेक्टर ए के सदिश से दिक् अनुपात लिखना है, तो यहाँ पे देख लो 142। ठीक है, और वेक्टर वी के दिक् अनुपात देख लो 327, 142 और 327। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रसार करना है। चलो लिख लो यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। तो पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर आई कैप लिखना है। चलो छुपा लो, अब ये छुपेगा ये छुपेगा, 7 चौक 28 होते हैं, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, तो प्लस का 4 लिख लो। माइनस का जे कैप उठा लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो जे कैप की पंक्ति, जे कैप का स्तंभ छुपेगा। 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा, माइनस के बाद में 3 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 6 आएगा। अब के कैप प्लस का उठा लेना है। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 4 32 आई कैप मिल जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 1 निकलेगा, नहीं प्लस का 1 निकलेगा, तो माइनस का जे कैप मिलेगा। यहाँ पे देखो 12 2 14 माइनस का मिल जाएगा, तो लास्ट वाला पद माइनस का 14 के कैप हो जाएगा। अब क्या करना है बताओ, वेक्टर डी निकाल लो। क्या निकाल लो, वेक्टर डी बराबर लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और समीकरण इसमें रख देना है, समीकरण 1 में रखना है। वेक्टर डी निकाल लो पहले, तो वेक्टर डी बराबर लेमडा, चलो रखो मान 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, समीकरण 1 का यूज करना है और इसे समीकरण 2 डाल दो, क्योंकि हमें लेमडा का मान निकाल लेना है। लेमडा का मान पता चल जाएगा, इसमें हम रख देंगे तुरंत ही हमें। चलो अब यहाँ पे मान रख लो, वेक्टर सी का सदिश, वहां से देख लो प्रश्न में 214 से आपको लिख लेना है। ठीक है ना। अब वेक्टर डी का सदिश यहाँ से देख लो समीकरण 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, तो लेमडा 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप बराबर 15। चलो आगे बढ़ते हैं, लेमडा को साइड में रखो। अब गुणांकों का अदिश गुणन कर लेना है, 2 का करो, इसमें 64 मिल जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 2 3 6। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 56 बराबर 15। आगे बढ़ते हैं, तो इसको प्लस कर लो, 65 माइनस का 56 बराबर आपको 15 लिखना है। अब घटाना है, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 65 माइनस 56। ठीक है, 15 में 6 गए 9 मिल जाएगा, और 5 में 5 जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से लेमडा का मान निकल आएगा। तो लेमडा बराबर 15/9, काट लो, 3 5 15 3 तिरका 9, तो 5/3 मिला।
तो 5/3 आपको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। वेक्टर डी का सदिश ज्ञात हो जाएगा, तो लेम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख लो समीकरण 2 में, तो वेक्टर डी बराबर 5/3 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप। ठीक है, आप गुणा कर लो इसका और वेक्टर डी का सदिश ज्ञात हो जाएगा। वेक्टर डी बराबर 5 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 3 15 1 16, 160 आई कैप मिल जाएगा, 5 जे कैप मिल जाएगा, 14 पंचे 70 के कैप। अब यहाँ पे देख लो कितना है, नीचे 3 है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लघुत्तम वापस देना है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा। लेकिन किताब का उत्तर अगर मैच करना चाहते हो तब आपको लघुत्तम वापस देना है। 160/3 आई कैप माइनस का 5/3 जे कैप माइनस का 70/3 के कैप। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। चलो यहाँ पे डाल लो। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, बताया गया है सदिश 111 का सदिशों इतना और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मात्रक सदिश आपको निकालना है। किसका किसका निकालना है, बाद वाले दो सदिशों का योगफल जब ज्ञात करोगे उसी का निकालना है मात्रक सदिश। उसके बाद जो पहला आपको सदिश दिख रहा है और मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर बताया गया है, फिर आपको लेम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सदिश मान लेना है। तो माना वेक्टर ए बराबर, वेक्टर बी बराबर और वेक्टर सी बराबर। लिख लो यहाँ पे, वेक्टर ए जो है 111 से लिखना है, वेक्टर v का सदिश यहां से देख लो 245 से लिखना है। अब इसके बाद वेक्टर c देख लो, यहां से लेम्डा 22 से लिखना है, तो लेम्डा फिर 22 ऐसे करके लिखना है सदिश। अब आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, लेकिन वेक्टर v प्लस वेक्टर c का योगफल निकालने के बाद। तो ठीक है, वेक्टर v प्लस वेक्टर c निकालो, उसके बाद मात्रक सदिश निकाल लेना है। जोड़ेंगे तो लेम्डा प्लस 2 आई कैप मिलेगा, यहाँ पे देख लो माइनस का 2 जे कैप मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 7 के कैप मिल जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो यहाँ पे लिख लो मात्रक सदिश n कैप। फार्मूला किससे बनाते हैं, सदिश का नाम देख लो, इस सदिश का नाम वेक्टर b प्लस वेक्टर c है, तो इसी नाम से हम क्या बना लेंगे, फार्मूला बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे n कैप निकाल लेना है। पहले सदिश लिखना है, लेम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस का, यहाँ पे देख लो माइनस का 2 जे कैप है प्लस का 7 के कैप है, अपान में मापांक निकालना है। निकालो मापांक, गुणांकों का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ यहीं से लिख लो, यहाँ पे कितना मिला, -2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, थोड़ा और हल कर लो यहाँ पे, तो लेम्डा प्लस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ठीक है ना, अपान में आपको क्या करना है, रूट में थोड़ा हल कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 लेम्डा और प्लस का b स्क्वायर 4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 53 हो जाएगा ना, 49 4 53। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न ने जो बोला है अदिश गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया गया है। तो लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वेक्टर ए का अदिश गुणन मात्रक सदिश के साथ बताया है 1। ठीक है, यहां से लेम्डा का मान निकल आएगा। तो 111 से आपको सदिश लिख लेना है वेक्टर ए का, n कैप यहाँ से देख लो लेम्डा प्लस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप
और प्लस का 7 के कैप अपान में, यहाँ से देख लो लेमडा का स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा, यहाँ पे जोड़ लो 57 मिलेगा और बराबर में आपको 1 लिख देना है। चलो इसको सरल करते हैं, यहीं से लेमडा का मान निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस इंटू करना है इसका, और इसका इसके साथ अदिश गुणन कर लेना है। इसका इसमें करेंगे तो लेमडा प्लस 2 मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, लास्ट वाला लास्ट के साथ करेंगे 7 मिलेगा, बराबर में लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 57। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा प्लस 7 बराबर कितना मिला, लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 57। अब क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, क्योंकि रूट आपको दिख रहा है। तो जब आपको वन साइड रूट दिख जाए या फिर दोनों साइड, तो आगे कैलकुलेशन करना है वर्ग करके। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस तरफ आएगा लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 57, यहाँ पर भी आपको घातें 2 देना है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का 2ab। यहाँ पे स्क्वायर से लेमडा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, हट गया, लेमडा का स्क्वायर कैंसिल कर लो। अब लेमडा वाले पद एक तरफ ले लो, तो इस तरफ आएगा 4 लेमडा माइनस का हो जाएगा बराबर 57, माइनस इसको उस तरफ लेके जाएंगे, कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लो, घटा लो, 10 लेमडा मिल गया, बराबर में देख लो, घटा लो 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसके बाद 4 में 4 जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं, तो लेमडा बराबर कितना आया, 8/10। काट लो, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, लेमडा बराबर 4/5 निकला है। नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गए प्रश्न 8 से लेके 13 तक, नोट कर लो इसको।